हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है। इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा कि कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण का संकट माना जाता है। पहला ऑप्शन है यूकेलिप्टस, दूसरा है जलकुंभी, तीसरा है बबूल और चौथा है खीर। फटाफट जवाब देंगे कि किसको पर्यावरण का संकट माना जाता है, जो कि काफ़ी आसान प्रश्न है। आयोग ने इसको कई बार पूछा है तो मोस्टली बच्चों को पता रहता है कि आपका कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। यूकेलिप्टस को ही पर्यावरण का संकट माना जाता है। इसको राक्षस वृक्ष भी कहते हैं, जो कि ये पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित करके मिट्टी को ऊसर बना देता है या पानी का बहुत ज़्यादा दोहन कर लेता है। इस वजह से इसको हम पर्यावरण का संकट मानते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। आपके सामने राज्य दिए हैं और आपको बताना इनमें से किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। पहला कह रहा है सिक्किम, दूसरा कह रहा है गोवा, तीसरा कह रहा है हरियाणा और चौथा कह रहा है केरल। आपके हिसाब से कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम वन पाए जाएंगे, आपको उसका नाम बताना है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आयोग का पूछा हुआ है, कई बार ये प्रश्न आया है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में कहाँ पाया जाता है, तब तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ पाया जाता है, तब तो आपका मिज़ोरम हो जाएगा। लेकिन सबसे कम कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे, आपका जो सही है वो है आपका हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल में पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, 7% के आसपास पाया जाता है। इसलिए ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रफल पर आधारित है। इसमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे वन 75% से ज़्यादा है। इसमें अगर आप क्षेत्रफल में देंगे तो एमपी हो जाएगा और अगर आप प्रतिशत में लेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है वन के, और प्रतिशत में वनों में अरुणाचल प्रदेश का पहला स्थान आता है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश सभी में है। आपको बताना है, पहले में है अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। दूसरे में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। तीसरे में है असम, मेघालय और नागालैंड। चौथे में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मध्य प्रदेश। तो प्रतिशत में तो पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं, क्षेत्रफल में आपके नीचे के मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्र आ जाते हैं। तो प्रतिशत में चूंकि ये नहीं आएगा तो एमपी नहीं होगा। असम मैदानी बेल्ट है, यहाँ इतने वन नहीं होंगे, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड हो गया, मेघालय भी में मिल जाएंगे, लेकिन आपका बाकी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये तो सभी को पता होगा। राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष, ये तो मोस्टली बच्चों को पता ही रहता है। पीपल है, बरगद है, आम है या पाकड़ है। तो निश्चित ही इसमें कोई दम नहीं, सभी को पता है कि बरगद है राष्ट्रीय आपका जो वृक्ष है वो बरगद है। और राजकीय पूछ लेता तब आपका क्या हो जाता। यूपी का राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है, अगर पता है तो कमेंट कीजिए। बहुत आसान है, निश्चित ही पता होगा आप लोगों को, अशोक को माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। कौन सा कथन है जो सही है, कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.1% क्षेत्र के रूप में वन है। क्या ये बात सही है कि 21 अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था 71, 21.71% क्षेत्र के रूप में वन है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कुल वन क्षेत्र में से लगभग 3.04 सघन वन है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 को वृक्ष या वनों से ढकना है। चौथा कह रहा है सभी बातें सही हैं। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग, कौन सी बात है जो आपकी सही हो जाएगा। और ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये डाटा बदलते रहते हैं, जो लेटेस्ट आपके वन रिपोर्ट आते हैं उसके आधार पे आपको उत्तर हमेशा बताना होगा जब भी एग्ज़ाम में आएगा। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो पुराने क्वेश्चन के हिसाब से ये सारी बातें सही हैं, पुराने टाइम के हिसाब से सारी बातें सही हैं। और आपके आ गया है 2021 का वन रिपोर्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टोटल वन है वो 24.56 है। उसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी
मैंने आपको बताया था कि वन कितने हैं, वृक्ष कितने हैं, टोटल मिला करके 24.56 हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन राष्ट्रीय नीति 1988 में सम्मिलित नहीं था? राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित नहीं था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में शामिल नहीं है। पहला करा है वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, दूसरा करा पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, तीसरा करा लकड़ी के अन्य विकल्प को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की आपूर्ति, और चौथा करा पीड़कों और कीटों पर होने वाले हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशी और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। क्या है जो नहीं होगा वन नीति 1988 के हिसाब से आपको बताना है। एकदम से कॉमन सेंस का है, निश्चित ही आपको मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या शामिल नहीं होगा। तो निश्चित ही बचा होगा आपका चौथा शामिल नहीं होगा। कह रहा पीड़कों यानी कि जो कीटनाशक होते हैं और जो दर्द निवारक होते हैं, इनके हानियों को रोकने के लिए इनको संवर्धन मतलब प्रोत्साहन देना और ज़्यादा बढ़ावा देना, प्रोत्साहन नहीं करेंगे बल्कि हतोत्साहित करेंगे। पहला तो बिल्कुल सही है, वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, यानी कि वनीकरण करेंगे, व्यर्थ भूमि का विकास करेंगे, उसमें भी वन लगाएंगे, और पुनर्वनीकरण करेंगे, विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण करेंगे, बिल्कुल सही है। लकड़ियों के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित करेंगे जिससे पेड़ पौधों पर लोगों की निर्भरता कम हो, जैसे उज्ज्वला योजना लाया गया है सरकार के द्वारा। तो चौथा नहीं है, बाकी बातें सही हैं। अगला देखिए, कुंज वन का वितरण कहाँ पे है? कुंज वन का वितरण कहाँ पे है? साइबेरिया में है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, अरब में है, या उत्तरी अमेरिका में है? ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुंज वन मतलब होता है आध्यात्मिक वन। आध्यात्मिक वन आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि कुंज वन में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, या यहाँ पे कुंज वन है, तो कुछ वो आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। तो ये आध्यात्मिक वन से जुड़ा हुआ है आपका कुंज वन। आपको बताना ये कुंज वन कहाँ है? साइबेरिया में है, भूमध्य सागर क्षेत्र में, अरब में, या उत्तरी अमेरिका में? तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका है। आयोग ने इसी को सही किया था। इन चारों में सबसे सटीक उत्तर आपका USA है, यानी कि उत्तरी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुंज वन की बात की जा रही है कि वहाँ पे आध्यात्मिक वनों का वितरण देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अरब तो आप सभी को पता है कि मरुस्थल वाला इलाका है, साइबेरिया भी मरुस्थल वाला इलाका है, और आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र आप सभी को पता है कि कहाँ पे पाए जाते हैं। अगला देखिए, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आपके सामने आपके देश के कुछ राज्य और राज्यों के कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, और जो मोस्टली पानी के बहुत ज़्यादा अभाव में रहते हैं, जहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय सवाना पाया जाएगा, घास के मैदान होंगे, रूपांतरित सवाना होगा, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कुंज वन होगा? बताएंगे कि दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, या किस प्रकार के वहाँ पे वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे जो मिलेगा वो है रूपांतरित सवाना, सवाना का ही रूपांतरित रूप यहाँ देखने को मिलेगा, रूपांतरित सवाना मिलेगा, बच्चा लोग याद रखिएगा। घास के मैदान ऐसी कोई बात नहीं है। उष्णकटिबंधीय सवाना ये भी अपने आप में थोड़ा, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ होते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना में भी गर्मी में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है, इसीलिए ये आपके घने जंगल जैसे रहते हैं, क्योंकि घास भी होते हैं और इसमें पेड़ पौधों का मिक्सअप भी होता है। तो इसलिए आपका ये देखिए, आध्यात्मिक वन की कोई बात नहीं है, रूपांतरित सवाना पाए जाते हैं यहाँ पे। अगला देखिए, क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? ये भी आपके लिए नया होगा। पहला कह रहा है शीतोष्ण वनों में पतझड़ के मौसम में, दूसरा कह रहा है शीतोष्ण वनों में वसंत के दिनों में, तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, और चौथा कह रहा है चैपरेल की झाड़ियों में। बताएंगे क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ देखने को मिलेगा? ये शब्द अपने आप में काफ़ी नया है, इसको मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो कुछ खास मुझे नहीं मिला। ये बस यही बता रहा है कि ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित शब्द है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये दृश्य देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं क्राउन साइनेस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन।
कौन सा धरातलीय जीवों वनस्पति विकास व जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत है? कौन सा धरातलीय बायोम होगा जहाँ पे वनस्पति और जीव जंतु बहुत बढ़िया से डेवलप करते हैं, बहुत अच्छे से विकास करते हैं? पहला कह रहा है टैगा, दूसरा कह रहा है शंकुधारी सदाबहार वन, तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और चौथा कह रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा वनस्पति और जीवों की प्रजातियाँ कहाँ होती हैं? जहाँ होंगी वहीं डेवलप करने का उनको क्षेत्र मिलता होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ही सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ और जीव जंतु डेवलप करते हैं, सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता यहीं का होता है, सबसे ज़्यादा जैव भार यहीं का होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? इसमें से कौन से जीवों की भूमि जो होगी वो अम्लीय होगी और वहाँ पे खनिज पदार्थ भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं? पहला कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा कह रहा है शंकुधारी वन, तीसरा कह रहा है कुंज वन और चौथा कह रहा है शीतोष्ण वन। फटाफट जवाब दीजिएगा। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि वनों में सबसे कम उत्पादकता किसकी होती है? इसका मतलब उसकी मिट्टी में सबसे कम खनिज तत्व पाए जाते होंगे। तो आप बता दीजिए कि वो सबसे कम उत्पादकता वाला वन क्षेत्र कौन सा है? आप लोग पढ़ चुके हैं तो अब आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि शंकुधारी वन या टैगा वनों की जो उत्पादकता है ये सबसे कम पाया जाता है वनों में। इसी की मिट्टी अम्लीय होती है और जो खनिज पदार्थ होते हैं ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये कम डेवलप करते हैं, इनकी उत्पादकता बहुत कम पाई जाती है सभी वनों में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ये तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि दो समुदाय के बीच के संक्रमित क्षेत्र को क्या कहते हैं। इसको संक्रमिका कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं सभी को पता है, इकोटाइप, इकोटोन, इकोस्फीयर या इकेड। तो नहीं सीधे बच्चा लोग, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इकोटोन में को ही कहते हैं संक्रमिका। ये दो भिन्न पारिस्थितिकी या दो से अधिक भिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों के संक्रमण बिंदु को कहते हैं। अगला देखिए, यदि उष्णकटिबंधीय वन काट दिए जाते हैं तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्रता से नहीं बढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहला कह रहा है वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, दूसरा कह रहा है वर्षा वन में वृक्षों की प्रवृत्तियों की जीवित क्षमता दुर्बल होती है, तीसरा कह रहा है वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं, चौथा कह रहा है विदेशी जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्यों नहीं बढ़ते हैं तेजी के साथ? तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्षा वनों में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है, और जिसकी वजह से जो पोषक तत्व हैं ये छन छन करके नीचे के क्षेत्र में चले जाते हैं, और नीचे जाने की वजह से प्लांट के जड़ों को नहीं मिल पाते, और एक बार प्लांट को काट दीजिए तो ये फिर से तेज़ी से डेवलप नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसका एक उदाहरण आपने देखा था, कीट बच्चे प्लांट जो दलदली क्षेत्रों में होते हैं, मृदा में नाइट्रोजन की कमी की वजह से ही अपनी ज़रूरत को कीटों को खा के पूरा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में अति सघन वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? अति सघन वन कहाँ पाए जाएंगे? हमने ओवरऑल क्षेत्रफल में बात किया था, तो ओवरऑल क्षेत्रफल में तो आपका एमपी हो जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिशत की बात करेंगे और सघनता की बात करेंगे तो आपका कौन सही हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश आपका अति सघन वनों में आता है। अगला देखिए, मरुस्थल कथन कारण के क्वेश्चन है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है जितनी ऊर्जा मानव जाति एवं वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी। कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं, कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है, एकदम कॉमन सेंस का है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं क्योंकि जितनी ऊर्जा मानव जाति एवं
एक वर्ष में उपयोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। इसलिए मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। अब आप देखिए, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। देखिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता या विशेषता कहाँ पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ देखने को मिलेगा पेड़ पौधों और वनस्पतियों या और जीव जंतुओं में? पहला कह रहा है शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन में, तीसरा कह रहा है सवाना और चौथा कह रहा है शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान में। तो ये तो आप लोगों को रट गया होगा कि सबसे ज़्यादा वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ, उत्पादकता और जैवभार आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलता है। हालांकि उष्णकटिबंधीय वन दिया है, वन में वर्षा वन भी आएंगे और पतझड़ वन भी आ जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? आपके देश का कौन सा नगर है जो वन रोपण में अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है? पहला कह रहा है विजयवाड़ा, दूसरा कह रहा है चंडीगढ़, तीसरा कह रहा है शिलांग और चौथा कह रहा है वालपराई। बताएंगे कौन सा आपका नगर है जो वृक्षावरण के लिए जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है नगर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर में स्थित एक हिल स्टेशन है और ये अपने वनावरण या वृक्षावरण या वनाच्छादन की वजह से फेमस है, जाना जाता है। चलिए बच्चा लोग, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? बताएंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है या चेन्नई में है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। किस देश में उसकी, तो यहाँ पे होगा मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? बताना है कौन से देश का उसका सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो वन से आच्छादित है। चीन का है, भारत का है, इंडोनेशिया का है या जापान का है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। कौन से देश का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो वन से ढका हुआ है, आपको बताना है। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये और अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। इस देश ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि उसने इन सभी देशों की अपेक्षा अपने यहाँ काफ़ी वन लगा रखे हैं। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जापान। इस बात का तो हमें दांच देना पड़ेगा कि छोटा सा देश है जिसके पास क्षेत्रफल भी कम है, जहाँ ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप आम बातें होती हैं, जहाँ इतना ज़्यादा औद्योगिकरण है, वहाँ आज भी वन क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाली अभियान के दौरान फलदार वृक्षों के पौधों का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ये समुदाय हैं? आपको बताना है। आपके भारत में कुछ जनजातियां हैं जो वर्ष में 1 महीने तक एक महत्वपूर्ण अभियान चलाते हैं और इस अभियान के दरमियान ये फल वाले पौधों का रोपण करते हैं। आपको बताना वो जनजातियाँ कौन सी हैं। पहला कह रहा है भूटिया और लेपचा, दूसरा कह रहा है गोंड और कोरकू, तीसरा कह रहा है इरुला और तोंडा, चौथा कह रहा है सहरिया और अगारिया। बताएंगे बच्चा लोग कौन हो जाएंगे? और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके देश की जनजातियाँ हैं जो महीने भर फल वाले वृक्ष लगाते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। ऐसा काश फेस्टिवल हमारे यहाँ भी होता, जो अपने आप को सभ्य समाज कहते हैं, काश वो भी इस तरह के फेस्टिवल मनाते। उन्हें तो होली के गुलाल, दीपावली के पटाखों और न्यू ईयर के
ऐसी बकवास चीज़ों से फुर्सत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है। गोंड और कोरकू जनजातियाँ हर साल महीने भर त्यौहार मनाते हैं और ये फल वाले वृक्षों का रोपण करते हैं। तो बच्चा लोग, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप लोगों को पढ़ाई करके अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई समस्या होती है, कोई आपको क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के ऊर्जा मिलती है, एनर्जी आती है, अच्छा लगता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है आप लोगों का। तो आप लोग प्रोग्रेस करें, खूब मेहनत करें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।